Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the second lecture of Geometrical Optics. बच्चों इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मल्टीपल इमेजेस से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा केस लिया है, पैरेलल मिरर्स का। मतलब हमारे पास दो मिरर्स हैं AB और CD, है ना। ये दोनों पैरेलल हैं और हमने बीच में कहीं पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। अब देखिए, बहुत ही आसान सी चीज है इसे सोचना कि इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज पहले तो हम लोग AB प्लेन मिरर के अंदर बना देते हैं ना। तो लेट अस से कि इसकी इमेज यहां पर मैं बना दे रहा हूं, O की AB में इमेज बन रही है और उसका नाम मैंने क्या दे दिया, I1 दे दिया। उसी तरीके से इस O की, है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी CD प्लेन मिरर में, तो वो मैं यहां पर दिखा देता हूं और इसका नाम मैं दे देता हूं लेट अस से I2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक बहुत मजेदार चीज होने वाली है और वो इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है कि जैसे I1 था, है ना, तो I1 जो है उसकी भी एक इमेज बनेगी इस CD में, है ना। क्योंकि ये जो I1 है, राइट, इसको देख करके CD को ऐसा लगेगा कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ना। और उस ऑब्जेक्ट की जो कि क्या है, I1 है, उसकी इमेज ये CD बना देगा कहां, तो लेट अस से कि I1 और CD के बीच में जो दूरी है ना, लेट अस से कि मैं उसे X कह रहा हूं, तो उतना ही दूर बिहाइंड द मिरर वो क्या बनाएगा, I1 की इमेज, है ना। तो यहां पर मैं शो कर देता हूं यहां पर कि जो I1 है ना, वो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, लेट अस से कि वो कितनी है, वो है X। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि CD जो है उसकी एक इमेज बनाएगा इतना ही पीछे, है ना, बिहाइंड द मिरर। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं I1 डैश, है ना। मतलब कि I1 की एक इमेज मैंने दिखा दी कहां पर, CD मिरर के अंदर, और वो क्या है, I1 डैश है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, I2 जो है ना, अब I2 जो है उसको जब AB मिरर देख रहा है तो उसको लग रहा है कि यहां पर तो एक ऑब्जेक्ट है। तो AB प्लेन मिरर जो है वो इस I2 को ऑब्जेक्ट मानते हुए उसकी इमेज बना देगा। और कहां पर बनाएगा, तो लेट अस से कि AB और I2, है ना, इसके बीच में जो डिस्टेंस है लेट अस से कि वो Y है, तो AB जो है I2 की इमेज कहां पर बनाएगा, Y डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, है ना। तो लेट अस से कि यहां पर वो उसकी इमेज बनाएगा, तो उसको मैं क्या नाम दे दे रहा हूं, I2 डैश नाम दे दे रहा हूं, ठीक है ना। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसकी एक इमेज पहले मतलब कि सारी इमेजेस साइमल्टेनियसली ही बन रही है। ऐसा नहीं कि एक पहले I1 बना या पहले I2 बना, इसकी इमेज बन रही है एक साथ। और जैसे हम लोग फर्स्ट इमेज कह पा रहे हैं कि I1 और I2 है, उसके बाद क्या होगा, I1 और I2 की भी इमेजेस बनेगी उल्टे उल्टे मिरर्स में। फिर क्या होगा, अब I2 डैश जो है उसकी इमेज फिर से बनेगी CD में और I1 डैश की फिर से इमेज बनेगी AB में, और ये सिलसिला चलता जाएगा, है ना। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट इमेजेस यहां पर बनने वाली है। एंड आई होप कि जब आप सैलॉन जाते होंगे तो वहां पर जनरली क्या होता है, इस तरीके के पैरेलल मिरर्स होते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि उस अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपको आपकी इनफाइनाइट इमेजेस दिखाई देती हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं परपेंडिकुलर मिरर्स की, है ना। जैसे कि यहां पर मैंने दो मिरर्स को दिखा रखा है, दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। अब लेट अस से कि ऑब्जेक्ट कोई यहां पर है ना, ऑब्जेक्ट O मैंने यहां पर रख दिया है। ये सर्कल मैंने बनाया है क्योंकि हमारे को इससे इमेज ड्रॉ करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इमेजेस को ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहां पर O ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हुए दिखाया है, राइट। तो देखिए बच्चों, यहां पर एक काम करते हैं, मिरर्स के नाम दे देते हैं। जैसे इस वाले मिरर का नाम मैंने AB दे दिया और दूसरे वाले मिरर का नाम मैंने BC दे दिया है। तो हमारे को यह समझ में आ रहा है कि जो AB मिरर है ना, उसके लिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो वो इसकी इमेज कहां बनाना चाहेगा, कहीं यहां पर बनाना चाहेगा, राइट। तो देखिए बच्चों, यहां पर O की मैंने इमेज यहां पर दिखा दी है ना, यहां पर मैंने I1 से इसे डिनोट कर दिया है। तो AB में हम लोग क्वाइट श्योर है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहां पर इस तरीके से बनेगी। अब देखिए बच्चों, अगर मैं BC मिरर की बात करूं तो ये भी तो इस ऑब्जेक्ट को एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है और यहां पर इमेज कहीं बनाना चाहेगा। तो चलिए सोचते हैं कि इसकी इमेज कहां पर बनेगी। तो देखिए बच्चों, O की जो इमेज है BC में, है ना, वो यहां पर कहीं बननी चाहिए, तो इसको मैंने I2 कह दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस I2 की भी तो एक इमेज बननी चाहिए इस AB मिरर में, है ना। और हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि I1 की भी तो एक इमेज बननी चाहिए इस BC मिरर में।
तो चलिए सोचते हैं कि कहां बनेगी I1 की इमेज और कहां बनेगी I2 की इमेज। पर एक बात ध्यान रहे बच्चों, ये जो I1 और I2 है, क्या ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये तो खुद ही इमेजेस है। तो इसीलिए जब इमेजेस जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगती है इस तरीके से, तो इन्हें हम लोग नाम देते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक बहुत ही मजेदार सी चीज आ गई। I1 की इमेज जो BC में बन रही है वो यहां पर बन रही है, और I2 की इमेज जो AB में बन रही है वो भी यहीं पर बन रही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि I1 की इमेज और I2 की इमेज दोनों ही क्या हो जा रहे हैं, दोनों ही कोइंसाइड कर जा रहे हैं, और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, I3 नाम दे रहा हूं। क्लियर है ये बात? तो बच्चों इस तरीके से बड़े आसान तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कहां कहां पर इमेजेस फॉर्म होंगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग कुछ और चीजें भी यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं D, और इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं E, है ना। तो लेट अस से कि BE की जो लेंथ है वो X है, और BD की जो लेंथ है वो Y है। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो OB है ना, OB की लेंथ कितनी हो जाएगी? OB की लेंथ हम लोग समझ सकते हैं कि हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से अंडर द रूट ऑफ, है ना, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि बेसिकली किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है ना। अब आप सोचिए कि O की जो इमेज यहां पर बनी है ना, I1 बनी, तो ये कहां पर बनी होगी? तो हम लोग यहां पर ये समझ पा रहे हैं बड़े आराम से कि ये जो D से I1 की दूरी है वो भी कितनी होनी चाहिए? जैसे D और O के बीच में दूरी x है, तो D और I1 के बीच में दूरी भी x होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जो ओरिजिन है ना, यहाँ पर जो B पॉइंट है, यहां से जब मैं I1 को देख रहा हूं, ठीक है, तो ये जो BI1 लेंथ हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर। और इसी तरीके से BI3 और BI2 ये भी कितने के बराबर हो जाएंगे, R के बराबर। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस सर्कल के पेरीफेरी पर है, तो सारे के सारे इमेजेस कहां पर फॉर्म हो रहे हैं, पेरीफेरी पर ही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब अगला केस लेते हैं इंक्लाइंड मिरर्स का। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने दो मिरर्स लिए हैं यहाँ पर, AB और AC, और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है। तो मतलब ये हो गया कि मैंने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस कर रखा है। ठीक है ना, तो जो मिरर्स है उनकी जो एंगुलर बाइसेक्टर है वहां पर मैंने कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को अब क्या देखना होगा, सबसे पहले तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करनी है ना। जैसे कि ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी AB में सबसे पहले, और इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी AC में, है ना। तो पहले तो इन दोनों इमेजेस को ट्रैक करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अपने को इमेज अगर निकालनी है ना, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसे इस तरीके से कनेक्ट कर देना चाहिए, है ना। हम लोग समझ रहे हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस मिरर के लिए हम लोग समझ पा रहे हैं ना, AB मिरर के लिए, कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज बिल्कुल यहां पर आएगी। इसे मैं I1 नाम दे देता हूं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि AC प्लेन मिरर में, है ना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर कहीं पर बननी चाहिए, है ना। इसको मैं I2 नाम दे रहा हूं, और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सिमेट्री से ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारे को क्या सोचना है कि फर्स्ट इमेजेस तो आ गई है ना, मतलब जैसे कि O की पहली इमेज जो AB में बन रही वो I1 है, फिर O की पहली इमेज जो AC में बन रही वो I2 है ना। इस तरीके से हम लोग इसे फर्स्ट इमेज नाम दे सकते हैं। अब इन इमेजेस को एज ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो फिर से इनकी इमेजेस बनेंगी, है ना। जैसे कि I2 है, अब ये जो इमेज I2 है, इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर विच मिरर, फॉर द मिरर AB। और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, 30। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि I2 की इमेज अगर अपने को देखनी है तो एग्जैक्टली कहां पर बनेगी, वो एग्जैक्टली यहां पर बनेगी, है ना। सच दैट कि हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि ये जो लाइन हो गई, है ना, कौन सी लाइन, I2 और I2 डैश को कनेक्ट करने वाली, ये बिल्कुल क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं AB मिरर है, और यहाँ पर I2 जो है वो क्या था, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। तो इसकी इमेज कहां पर बन गई, यहाँ पर I2 डैश पे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि ये I1 जो है ना, ये जो इमेज है O की AB में, इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, किसके लिए, AC मिरर के लिए। तो AC मिरर को अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि AI1 इज परपेंडिकुलर टू द मिरर।
तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि I1 की इमेज बिल्कुल यहां पर बनेगी और इसका नाम मैं दे दे रहा हूं I1 डैश। अब बच्चों एक और चीज देखिए यहाँ पर कि ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब I2 डैश की इमेज देखनी है और I1 डैश की इमेज देखनी है। I2 डैश की इमेज देखनी है AC मिरर की वजह से और I1 डैश की इमेज देखनी है AB मिरर की वजह से, ठीक है। अब बच्चों बहुत लोगों को ये जो मिसकंसेप्शन है कि जैसे I2 डैश है ना, अगर हम लोग इसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें तो ये यहाँ पर है और मिरर AC जो है वो तो इधर है। तो बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि मिरर यहाँ पर है ना, ये मैं मिरर यहाँ पर बना दे रहा हूँ और मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ये मिरर बना पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल बना पाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पर O से एक रे दिखा रहा हूँ ना, इस तरीके से मान लीजिए एक रे गई और ये रिफ्लेक्ट कर गई इस तरीके से, ठीक है। अब O से निकलने वाली एक और रे को मैं पकड़ रहा हूँ और ये भी क्या हो जाएगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इन रेज को, है ना, ये जो रेज मैंने बनाई है, अगर इनको ऑब्जर्व करूं कहां से, यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा कि ये जो रेज है ये यहां से निकल रही है ना। ये जो रेज है बेसिकली मुझे लगेगा कि वो कुछ इस तरीके से निकल रही थी, है ना, इस पॉइंट से। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है देखिए यहां पर बन रही है। तो हमारी आंख को ऐसा लग रहा है कि ये जो रेज है वो कहां से आ रही है, एक ऐसे पॉइंट से आ रही है जो कि यहां पर है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं यहां पर कि ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे यहां पर मिरर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इमेज जो है वो फिर भी बनेगी और वो वर्चुअल ही बनेगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि I2 डैश की इमेज बिल्कुल बनेगी इस AC मिरर में। और कहां पर बनेगी, तो हम लोग यहां पर अगेन सिमेट्री का यूज करके बोल सकते हैं कि अगर मैं यहां से एक 30 डिग्री का एंगल बनाऊं, है ना, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है यहां पर कि ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है, राइट। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर 30 डिग्री नीचे एक लाइन बना दी ताकि हम लोग को इमेज ड्रॉ करने में इजी रहे। तो यहाँ पर मैंने I2 डैश की इमेज सोची कि बनेगी I2 डबल डैश, मैंने इसे नाम दे दिया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो AC प्लेन मिरर था उसके लिए जो I2 डैश है वो इट इज बिहेविंग एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बना देगा और उसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, I2 डबल डैश। अब हमें एक और चीज बनानी थी और वो क्या थी, I1 डैश की इमेज AB में, है ना। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से देखें, यहां पर आपको ये नजर आ रहा है कि AB जो मिरर है वो कुछ ऐसी है। अगर मैं उसे एक्सटेंड कर रहा हूं, है ना, ताकि हमें इमेज बनाने में इजी रहे, तो मैं AB को एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है। हमें ये पता है कि अगर एक्सटेंड नहीं भी करेंगे, अगर AB यहां पर मिरर रहेगी तो भी इमेज उसी तरीके से बनेगी एज इफ कि ये एक्सटेंडेड है। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इस मिरर के हिसाब से I1 डैश की इमेज कहां पर बननी चाहिए, जैसे ये 30 डिग्री एंगल है तो इतने ही 30 डिग्री एंगल पर बननी चाहिए। तो बेसिकली हमारे को समझ में आ रहा है कि ये जो I2 डबल डैश है यहां पर ही बनेगी किसकी इमेज, I1 डैश की इमेज। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि I2 डैश की इमेज जहां पर बन रही है वहीं पर इमेज किसकी बन रही है, I1 डैश की भी बन रही है। तो इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, और I1 डबल डैश। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों इमेजेस क्या हो गई, कोइंसाइड कर गई। तो अब और कोई भी नई इमेज बनने की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो फाइनली बच्चों अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, है ना, इस ऑब्जेक्ट को लेकर के अगर हम लोग क्या बना ले, एक हेक्सागन बना ले, तो एक वर्टेक्स पर तो ऑब्जेक्ट है और बाकी 5 वर्टेक्स पर क्या है, बाकी 5 वर्टेक्स पर हमारे को इमेजेस मिल रही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर हमारे पास 2 बहुत प्यारे प्यारे से एग्जांपल हैं। पहला जो एग्जांपल उसमें एक मैग्नेटिक कॉम्पस है ना, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि नीडल की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि यहाँ पर तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स है, इसको मैं नाम दे देता हूँ मिरर 1 और इसको नाम दे देता हूँ मिरर 2। तो ये जो इमेज हम लोग देख पा रहे हैं, है ना, ये वाली इमेज, ये बेसिकली क्या है, ये I1 है, मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर 1 में इमेज। और इसी तरीके से ये क्या है, ये I2 है, ऑब्जेक्ट की मिरर 2 में इमेज। और हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एरो है ना, जो एरो हेड है उसकी इमेज पहले वाले मिरर में यहाँ बननी चाहिए थी और ये जो टेल है उसकी इमेज यहाँ बननी चाहिए थी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो इमेज है वो फॉर्म हुआ होगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग मिरर 2 में देख सकते हैं कि इस टिप की इमेज यहाँ बननी चाहिए
और यहाँ पर की इमेज यहाँ बननी चाहिए। तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। अब जो चौथा डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बेसिकली क्या कह सकते हैं, इसको आप I1 डैश भी कह सकते हैं या फिर I2 डैश भी कह सकते हैं। मतलब ये I1 की इमेज है मिरर 2 में, या फिर आप कह सकते हैं कि I2 की इमेज है मिरर 1 में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज है इसके हिसाब से यहाँ पर टिप आया और इस पॉइंट के हिसाब से ये वाला पॉइंट बना है। या फिर इसी को देखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, इसको देखने का एक और तरीका हो सकता है कि इसकी इमेज यहाँ पर बनी और इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो अब बच्चों अगर हम लोग ये सेकंड डायग्राम की बात करें, है ना, तो हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर कि कहीं कहीं पर इस औरत का जो चेहरा है हमारे को दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑल्टरनेट वाले में दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर इसके बाल वाला पोर्शन आ गया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे ये जो औरत है ना, वो हमारे को फेस कर रही है, लेकिन हम लोगों के तरफ क्या था, एक और मिरर था, है ना। यहाँ पर दो पैरेलल प्लेन मिरर्स थे। एक तो ये रहा मिरर, है ना, एक ये मिरर है, और एक हम लोग जहां से देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक मिरर रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप ये देखिए कि इस औरत की इमेज यहाँ पर तो एक बनी, है ना, ये I1 हम लोग नाम दे देते हैं इसको, है ना। इसको नाम मैं क्या दे दे रहा हूँ, I1 दे दे रहा हूँ। ये इस औरत की इमेज है इन दिस मिरर। लेकिन एक इमेज इस औरत की बनी होगी कौन से मिरर में, जिस मिरर को ये फेस कर रही है, मतलब जो मिरर हम लोगों की तरफ है, हम लोग के पास है। तो उस मिरर में जो इमेज बनी है ना, उसकी भी इमेज देखिए ये वाली है ना, तभी तो उसमें चेहरा इसका दिखाई दे रहा है। तो कितना आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है ये रिफ्लेक्शन का, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप ये भी देख पा रहे हो कि कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर बन रहे हैं ना, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि ये सिलसिला रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल्स दिखाया ना, एक बार मैंने क्या दिखाया था, पैरेलल प्लेन मिरर्स का केस दिखाया था, एक बार 90 डिग्री पर थे जब मिरर्स तब का केस दिखाया, एक बार जब 60 डिग्री पर थे मिरर्स तब का केस दिखाया। पर ऐसे केस तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, इनफैक्ट इनफाइनाइट केस बन सकते हैं। दो प्लेन मिरर्स के बीच में कुछ भी एंगल रखा जा सकता है। तो अब सबका तो हम लोग बना करके नहीं देखेंगे, है ना, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सवाल पूछ दिया जाए तो। जैसे कि हेडिंग है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड टू ईच अदर। तो बस हमारे को तरीका याद रखना है। तरीका क्या कहता है, आइए देखते हैं। कंसिडर टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, है ना, थीटा यहाँ पर किसमें, डिग्रीज में, विथ ईच अदर। Multiple reflections take place from the surfaces of these mirrors and more than one image is formed। बिल्कुल सही बात है। To find out number of images we compute। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, n निकालते हैं, और n क्या है, it is greatest integer function of 360 डिग्री अपॉन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें n निकालना है, n क्या है उसके ऊपर बाद में आएंगे, है ना। तो हम लोगों ने n निकाल लिया सबसे पहले, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर है ना। अब मान लीजिए कि n इवन आया, तो हमारा स्ट्रेट अवे जवाब क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ इमेजेस है n-1। और सिमिलरली बच्चों अगर n हमारा ऑड आया ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए दो अलग अलग क्राइटेरिया हो जाएंगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट को अनसिमेट्रिकली रखा है तो आपका जवाब होगा n, और अगर आपने ऑब्जेक्ट को ना सिमेट्रिकली रखा है, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग रखा है, तो आपका जवाब हो जाएगा n-1। तो बस ये आपको याद रखना है, और ये याद रख के आप कुछ सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इमेजेस को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है फील्ड ऑफ व्यू। तो देखिए बच्चों, एक मैं छोटा सा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर ये छोटा सा मिरर है ना। अब यहाँ पर 1, 2 और 3 ये तीन यहाँ पर हमारे को पेपर दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये 1, 2, 3 लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि इस आंख को क्या दिखाई दे रहा होगा, क्या नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा, या फिर नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए सोचते हैं। सबसे पहली चीज आप मेरे को ये बताइए कि क्या 1 की इमेज बन रही होगी, बिल्कुल बन रही होगी। क्या 2 की इमेज बन रही होगी, बिल्कुल बन रही होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर मिरर यहाँ पर भी हो, है ना, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, तो भी उसकी इमेज यहाँ पर तो बनेगी ही बनेगी, है ना। मैंने अभी अभी आपको ये चीज एक्सप्लेन करी थी। तो ये तो कंफर्म है कि 1, 2 और 3 तीनों की इमेज जो है वो मिरर बनाएगा। पर इस आंख को कौन सा नंबर दिखाई देगा, ये एक सवाल है ना। तो चलिए सोचते हैं कि
आंख को क्या दिखाई देगा? तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने रे डायग्राम दिखाया ना, जो 2 से निकलने वाली रे है वो इसकी आंखों तक पहुंच सकती है ना। तो उसकी वजह से इंसान को क्या लगेगा, इस आंख को क्या लगेगा कि यहां पर कहीं पर 2 है, ठीक है। लेकिन बाकियों की के लिए ये चीज वैलिड नहीं है। जैसे 1 जो है वो मिरर के ठीक ऊपर है, तो यहां से निकलने वाली जो रेज है, जैसे कि कोई अगर ऐसी वाली रे को ले तो यहां पर हिट करेगी, अगर मान लीजिए यहां पे हिट कर रही है तो भी हम लोग देख पा रहे हैं कि उसके बाद ये इसकी आंखों में एंटर नहीं कर पा रही है ना। अगर यहां पर जाने वाली रे को देखें, है ना, तो हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि ये भी ऑब्वियस है कि इसकी आंखों में एंटर नहीं कर पा रही है। लेकिन ये चीज जो है 2 के साथ नहीं थी, है ना। 2 के साथ ऐसा नहीं था। हम लोग देख पा रहे थे कि 2 से निकलने वाली रेज जो है मिरर से टकरा करके इस इंसान की आंखों तक तो एंटर कर रही है। सिमिलर तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 3 से निकलने वाली जो रेज है ना, जो रेज 3 से इस तरीके से निकल रही है वो ऑब्वियस है कि इंसान की आंखों तक तो नहीं पहुंचेगी। देखिए कुछ इस तरीके का रे डायग्राम बनाएंगे ना हम लोग, तो ये इस आंख तक तो नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग फील्ड ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक AB मिरर है ना। अब देखिए यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा था। अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि O से निकलने वाली, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक रे जो है वो बिल्कुल इस मिरर के जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड है, जिसको मैंने A कहा है, वहां टकराएगी और फिर ऐसे चली जाएगी। उसी तरीके से एक्सट्रीम, अगर मैं B पॉइंट की बात करूँ ना, ये भी एक मिरर का एक्सट्रीम पॉइंट है, तो वहां पर एक रे जाएगी और ऐसे टकरा करके इधर चली जाएगी। अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि बाकी सारी रेज जो है ना, वो इसी रीजन में ट्रैप्ड है, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, फील्ड ऑफ व्यू, है ना। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं इमेज यहां बन रही है और सारी की सारी जो रेज है वो इस पूरे के पूरे सेक्शन में कैद है। जैसे कि अगर कोई आंख यहां पर है तो उसके आंखों में, है ना, कोई आंख यहां है तो इस तक कोई ना कोई रे तो जरूर जाएगी, जिसकी मदद से उसको ये जो इमेज है वो दिख जाएगा। लेकिन अगर कोई आंख यहां पर है तो आप देख पा रहे हैं इस तक कोई भी रे पहुंच ही नहीं पा रही है। तो अगर कोई भी रे नहीं पहुंच पा रही है इस आंख तक, तो ये कहेगा कि उसे इमेज दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यही मतलब है फील्ड ऑफ व्यू का। तो बच्चों, हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा केस देख रहे हैं और ये एक स्पेशल केस है, क्योंकि इस बार हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो प्लेन मिरर है ना, वो एक रियल इमेज फॉर्म कर रही है ना। यहां पर जो इमेज है वो कैसी है, रियल होगी। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। इस बार हम लोग जो रेज ले रहे हैं ना, वो कैसी है, वो कन्वर्जिंग है। ऐसा लग रहा है बच्चों इन रेज को देख करके कि अगर यहां पर मिरर ना होती तो ये रेज यहां पर एक्चुअल में मीट करती, और जहां पर 2 रेज मीट करती हम लोग कहते हैं कि वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारे को इमेज दिखाई देगा। तो जैसे कि ये 2 रेज कहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही थी, इस पॉइंट पर, तो ये वाला पॉइंट जो है इट विल बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप देखिए क्या होगा कि यहां पर जब रेज टकरा रही है मिरर से और ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस बार रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जब एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है तो वहां पर क्या बनेगा, एक रियल इमेज बनेगा। इस इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर पे हम लोग उतार सकते हैं, है ना। तो ये जो रियल इमेज है इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, है ना। तो यही पहचान होती है रियल इमेज की, ठीक है। और वर्चुअल इमेज को हम लोग देख जरूर पाते हैं, पर उसे हम लोग एक्चुअली किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। तो इस बार जो है आप देखिए सचमुच में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, लेकिन हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अगर मिरर ना होता तो ये रेज कहां पर मीट करती, यहां पर मीट करती। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इसके लिए कैसा बिहेव कर रहा है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, जिसकी इमेज इस बार हमको कहां मिल रही है, यहां पर मिल रही है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वो कहां पर है, इट इज बिहाइंड द मिरर, वो सचमुच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों, यहां से हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करा है, और वो क्या है कि यस, अ प्लेन मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, लेकिन सिर्फ किस कंडीशन में, अगर ऑब्जेक्ट कैसा हो, वर्चुअल हो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इफ योर हाइट इज h एंड यू वांट टू सी योर कंप्लीट इमेज इन अ प्लेन मिरर, व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर। तो बच्चों, मान लीजिए कि ये वो लड़की है ना, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है h, है ना, और ये अपनी पूरी की पूरी इमेज देखना चाहती है इस मिरर में। तो इस सवाल में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पता है क्या है,
कि व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर सो दैट शी कैन सी, है ना, यहाँ पर जो सी और कंप्लीट इमेज, ये जो फ्रेज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लड़की खुद चाहती है कि ये अपनी पूरी की पूरी इमेज देखे। वरना तो क्या होता, अगर सिर्फ इमेज फॉर्म करने की बात होती तब तो मिरर की साइज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेज तो फॉर्म होगा ही। पर हाँ, इस बार क्या होना पड़ेगा कि जो इमेज बन रही है इस लड़की की, है ना, तो वो इसे दिखाई भी देनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है इस बार। तो बच्चों, सॉल्यूशन को सिंपल रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लड़की को गायब कर देता हूँ, है ना, और इसे एक लाइन से डिनोट करता हूं इस लड़की को, और यहाँ पर आंख दिखा दूंगा मैं यहाँ पर, ताकि आपको ये पता चले कि आंख बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आंख का ही तो पर्पस है कि जो रेज है ना, जो रेज इस लड़की से निकल रही है और मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, वो वापस इसकी आंख में ही तो एंटर करनी है। तो इसीलिए मैं इस लड़की को एक लाइन से डिनोट कर दूंगा और आंख अलग से दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फिलहाल मैंने बहुत बड़ा मिरर लिया है ना। मैं चेक करूंगा कि आखिर कितने साइज के मिरर की रिक्वायरमेंट है, बाकी को मैं मिटा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि लड़की के जो टॉप मोस्ट हेयर है ना, उसको भी वो देख सके, मतलब कि लड़की के जो सिर का बाल है वो भी उसे दिखाई दे सके, और लड़की की जो फीट है ना, वो भी उसे दिखाई दे सके। तो हम लोग एक रे यहां से निकालते हैं, है ना, जो मिरर को स्ट्राइक करके इसकी आंखों में जा सकती है। तो यहां पर मैंने एक रे दिखाई, और ये रे जो है इसकी आंखों में एंटर कर सकती है ना, इस तरीके से मैंने यहां दिखा दिया। और साथ ही साथ मैं क्या चाहता हूं, मैं ये भी चाहता हूं कि एक रे जो इसके पांव से निकल करके जा रही है और मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, वो इसकी आंखों में एंटर कर सके। तो अगर ये पॉसिबल हो पा रहा है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लड़की है ये अपने पूरी की पूरी इमेज को देख पा रही है। तो इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि इतने मिरर की रिक्वायरमेंट है सिर्फ, है ना, इतने साइज के मिरर की रिक्वायरमेंट है। और इतने साइज के मिरर से क्या हो सकता है कि इंसान, ये जो लड़की है, ये अपनी पूरी की पूरी बॉडी को आराम से देख सकती है ना। तो चलिए अब ये कैलकुलेट करते हैं कि ये जो साइज ऑफ द मिरर अपने को चाहिए वो एग्जैक्टली कितना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने क्या करा, आंख के लेवल पे एक मैंने लाइन ड्रॉ करी। अब यहां पर मैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDE, है ना, ये दो ट्राइंगल देख पा रहे हैं। अब यहां पर भी मैं क्या करूंगा, बी से जो है, आप ऐसे समझिए कि एक परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर रहा हूं ना। बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा AC पर, और यही काम मैं क्या कर रहा हूं, डी से भी कर रहा हूं ना। डी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा CE पर। अब आप देखिए कि यहां पर आपको, अगर ट्राइंगल ABC को देख रहे हैं, तो यहां पर आपको फर्दर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो जिस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट का नाम कुछ दे दूं, जैसे कि इसका नाम मैं दे देता हूं F और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं G, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल ABF है, इट इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल, क्या बोल देंगे यहाँ पर, CBF, जिस वजह से क्या हो जाएगा, AF विल बी इक्वल टू FC। और इसी तरीके से, है ना, सिमिलरली, है ना, सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि CG हैज टू बी इक्वल टू GE। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहां पर ये जानते हैं कि AC प्लस CE, ये तो H है, मतलब कि जो AE है वो कितना है, H है, राइट। तो अगर AE H है, तो हम लोग यहां पर बड़े आराम से कह सकते हैं कि AE को और क्या लिखा जा सकता है, AE को लिखा जा सकता है AF प्लस FC प्लस CG प्लस GE। ये किसके बराबर है, H के बराबर है, राइट। और मैं यहां पर AF को FC के बराबर लिख सकता हूं और GE को CG के बराबर लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ FC प्लस CG, है ना। तो इन दोनों का जो डबल है ये किसके बराबर आ गया, H के बराबर आ गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि FC प्लस CG ये आ गया H/2, और FC प्लस CG बेसिकली क्या बन गया, ये FG बन गया, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, H/2। अब डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो FG है ना, ये जो ये FG है बेसिकली वही तो BD के बराबर है, क्योंकि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बड़े आराम से कि FG इज इक्वल टू BD। तो हमारे को क्या आ गया, हमारे को आ गया कि BD जो है वो कितना होना चाहिए, H/2। तो इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर भी हो गया। तो अगर हमारे को अपनी पूरी की पूरी इमेज, है ना, देखनी है किसी आईने में,
तो उस आईने की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हमारा अगला सवाल है कि शो द फील्ड ऑफ व्यू। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है और यहाँ पर ये मिरर दे रखा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने रे डायग्राम बनाया है ना। यहाँ पर जो रे डायग्राम है उससे हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि जो इमेज है ना, वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और साथ ही साथ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये हो गया हमारा फील्ड ऑफ व्यू, है ना। अगर कोई आंख यहाँ पर है तो उसे ये जो इमेज है वो दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई आंख यहाँ पर है तो उसे ये इमेज दिखाई नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये फील्ड ऑफ व्यू दिखाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इस मिरर के एक्सट्रीम्स पे रेस को भेजा। तो जैसे यहाँ पर मिरर ए बी से मैंने डिनोट कर दिया, तो एक रे मैंने भेजा ए पर और एक रे मैंने भेजा बी पर, और फिर जब रिफ्लेक्ट करवाया तो फिर मैंने देखा कि ये जो रीजन आ रहा है वो क्या बन जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू बन जाएगा, है ना। क्योंकि इसी रीजन में कोई भी लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है वो इसी रीजन में पाई जाएगी। ऑलराइट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कैपिटल एस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल एल in front of the center of a plane mirror of width d hangs vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 2l from it as shown. The greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror is, अब हमारे पास चार ऑप्शन है ना, d/2, d, 2d और 3d। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक S जो है वो एक पॉइंट सोर्स है ना, ये लाइट का पॉइंट सोर्स है। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये L डिस्टेंस दूर है। अब L डिस्टेंस ये किससे दूर है, एक प्लेन मिरर से जिसकी विड्थ कितनी दे रखी है, D दे रखी है, जो कि वर्टिकली हैंग कर रहा है ऑन अ वॉल। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि एक इंसान है ना, ये जो इंसान है ये इस लाइन के पैरेलल ट्रैवल कर रहा है, राइट। और साथ ही साथ हमारे को ये भी दे रखा है कि जो मिरर से डिस्टेंस है इस लाइन की वो कितनी है, 2l है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि ये इंसान जो है जब चलता रहेगा तो उसे कितने दूरी तक, है ना, कितने डिस्टेंस तक उसे ये जो सोर्स है ना उसकी इमेज दिखाई देती रहेगी इन द मिरर। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ना, ये सवाल जो है बेसिकली ये है फील्ड ऑफ व्यू का। हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से कह सकते हैं कि एस से जो है ना, एक्सट्रीम रे कौन कौन सी होंगी, एक तो ये होगी और एक ये वाली होगी, है ना, यहाँ पर। अब इसको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, तो चलिए ये रिफ्लेक्ट कुछ इस तरीके से करेगा और ये वाली रे जो है वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना, सच दैट कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इसकी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, है ना। तो देखिए बच्चों हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जब इंसान यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता हुआ जाएगा तो इस पूरे दौरान जो है वो जो इंसान है वो फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा, राइट। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो रेज है ना, यहाँ से जो निकलने वाली रेज है इस सोर्स से, वो मिरर से टकरा करके इन दोनों पॉइंट के बीच में तो आ ही रही है ना, इसके बाहर नहीं जा रही है लेकिन इसके अंदर तो रह रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट को A कह रहा हूँ और इस पॉइंट को B कह रहा हूँ, तो A से B ये वाली वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस में जब तक आदमी चलेगा तब तक उसे ये जो सोर्स है उसकी इमेज दिखाई देगी, है ना। तो चलिए हम लोग ये AB लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। और AB लेंथ निकालना मुश्किल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि S डैश और मिरर, है ना, S डैश और मिरर के बीच में दूरी कितनी होगी, L होगी, क्योंकि S और मिरर के बीच में दूरी L है, राइट। तो अब बच्चों यहाँ पर हम लोग सिमिलर ट्राइंगल लगा सकते हैं ना। हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को C कह रहा हूँ, इस पॉइंट को P कह रहा हूँ और इस पॉइंट को Q कह रहा हूँ, तो हम लोग देख सकते हैं ट्राइंगल CPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो C से, है ना, C से अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो हम लोग समझ सकते हैं कि C से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर उसकी लेंथ हो जाएगी L। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ L डिवाइडेड बाय PQ की लेंथ कितनी है, D है। दिस शुड बी इक्वल टू, अब मैं C से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ AB पर, है ना, तो वो कितना हो जाएगा 2L और L 3L। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 3L डिवाइडेड बाय, अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगा AB लिख दूंगा। तो यहाँ से देखिए अपने पास AB कितना आ जा रहा है, AB आ जा रहा है हमारे पास 3 टाइम्स स्मॉल d, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा ना। तो AB शुड बी इक्वल टू 3D,
ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है, डेमोन्स्ट्रेट दैट अ लाइट बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स इन सक्सेशन रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो बच्चों ये सवाल जो है ना काफी सिमिलर है टू अ कोलिजन क्वेश्चन, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल होती थी, है ना, और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए होती थी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है ना। और अगर ये टक्कर खाती थी लेट अस से कि एक्स वाई प्लेन से, है ना, ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए कि वाई एक्सिस है। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन से टक्कर खाएगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी। और साथ ही साथ बच्चों हमारे को ये भी देखना है कि यहाँ पर कैसा कोलिजन हमें एज्यूम करना होगा। बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन एज्यूम करना होगा ना, क्योंकि यहाँ पर लाइट रे है और वो किससे टकरा रही है, प्लेन मिरर से टकरा रही है, जो कि पूरी तरीके से लाइट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो अगर मैं एक बॉल से कंपेयर कर रहा हूँ कि एक बॉल जिसके पास वेलोसिटी थी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर उसका कोलिजन हो रहा है एक्स वाई प्लेन से, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो एक्स वाई प्लेन वाला जो ये वॉल है, ये बेसिकली इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे फोर्स लगा सकता है जेड एक्सिस के लॉन्ग। और हम लोग समझ सकते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी सी के कैप थी तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विद द वॉल वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस सी के कैप। तो मतलब पहले कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि जब ये टकराएगी किसके साथ, जब ये इसके बाद मान लीजिए कि टकराती है एक्स जेड प्लेन से, है ना। अगर ये एक्स जेड प्लेन से टकराती है तो अभी ऑलरेडी इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप, ये इसकी इस मोमेंट पर वेलोसिटी थी, ठीक है ना। तो अब हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अगर कोलिजन होगा इसका एक्स जेड प्लेन के साथ, तो एक्स जेड प्लेन जो है वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस पर वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगा सकता है। और चूंकि इलास्टिक कोलिजन होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बस वो पलट जाएगी। तो मतलब अगर ये प्लस बी जे कैप था तो अब कितना हो जाएगा, माइनस बी जे कैप। मतलब अब वेलोसिटी हो जाएगी ए आई कैप माइनस बी जे कैप माइनस सी के कैप। अब सोचिए, अब अगर इसका कोलिजन होता है वाई जेड प्लेन के साथ, है ना, तो अभी तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ए आई कैप माइनस बी जे कैप माइनस सी के कैप। लेकिन अब जब ये टकराएगी वाई जेड प्लेन के साथ तो वो इस पर फोर्स लगा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, है ना। तो जैसे ही कोलिजन होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप माइनस सी के कैप। और हम लोगों को ये पता है कि ओरिजिनली इसके पास वेलोसिटी क्या थी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो हम लोग देख पा रहे हैं जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, वो एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी से नेगेटिव टाइम्स हो गई, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं v इनिशियल, है ना, तो v इनिशियल बराबर क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ v फाइनल वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से बिल्कुल इसी तर्ज पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर लाइट बीम जो है ना, वो एक एक करके तीनों प्लेन से रिफ्लेक्ट होगी तो एक एक करके सारे के सारे क्या होते जाएंगे, पलटते चले जाएंगे ना। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव होता जाएगा, या अगर शुरुआत में वो कोई नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव होता जाएगा, जिससे कि इन द एंड रिजल्ट क्या आना है कि जो इनिशियल है ना, जो इनिशियल यूनिट वेक्टर था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बीम, वो क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा जो फाइनल यूनिट वेक्टर होगा अलोंग द लाइट बीम। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर से, है ना, अगर लगातार वो टकराएगी तो क्या होगा, फाइनली हम लोग समझ सकते हैं कि इट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए, है ना, मैकेनिक्स से रिलेट करते हुए हमने इस लाइट के सवाल को सॉल्व कर दिया, ठीक है। और बस हमने ध्यान किया रखा कि चूंकि प्लेन मिरर्स हैं, और हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली थी इस बारे में लेक्चर 1 में कि हम लोग एब्जॉर्प्शन नहीं मान रहे हैं, है ना, मतलब कि हम लोग मान रहे हैं कि पूरी की पूरी लाइट जो है 100% रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसीलिए कोलिजन कैसा मानकर कंपेयर कर दिया हम लोगों ने, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड लेक्चर था ना, ये खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।